नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त सुशांत राज। स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल द गोल स्टडी पॉइंट। चलिए साथियों, क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का मोटिवेशनल कोट्स है, इफ प्लान ए फेल्स रिमेंबर दैट यू हैव 25 लेटर्स लेफ्ट। साथियों, अक्सर हम लोग ऐसा देखते हैं कि हम लोगों के पास कोई समस्या आता है या फिर कोई प्लानिंग होता है, जैसे कोई काम कर रहे हैं, वो काम एक तरीके से सॉल्व नहीं होता है या फिर एक वे से सॉल्व नहीं होता है, उसका सॉल्यूशन एक वे से नहीं निकलता है, तो हम लोग उस काम को छोड़ देते हैं। साथियों, याद रखिएगा कि हम लोगों के पास जिस तरह से अल्फाबेट में 26 लेटर होता है, उसी तरह से हम लोगों के लाइफ में भी 26 वे है। अगर आपका एक प्लान फेल हो चुका है तो आपके पास अभी 25 लेटर्स बचा हुआ है। आप 25 लेटर्स यानी 25 प्लान्स के द्वारा उस प्रॉब्लम को या फिर उस जो भी आपका प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए साथियों, पिछले क्लास में हम लोग पॉलिटी में पढ़ रहे थे किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन होता है। मैं आपको बताया था कि किस प्रकार से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ से ब्रिटेन की संसद, ब्रिटेन की पार्लियामेंट से अनुमति प्राप्त करती है मोनोपॉलिसी का, और भारत में व्यापार करने के लिए कदम रखती है भारत में। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हड़कंप मचाती है। माना जाता है कि 1764 में जो पलासी का युद्ध होता है, 1764 में जो बक्सर का युद्ध होता है, और 1757 में जो पलासी का बैटल होता है, ये दोनों बैटल में 1764 का बैटल को निर्णायक माना जाता है। मतलब यहीं से कंपनी भारत में शासन की नींव रखती है। माना जाता है कि 1764 से पहले का जो टाइम पीरियड रहता है, उस टाइम पीरियड 1764 तक बंगाल अपने 1757 तक बंगाल अपने आप में काफी समृद्ध और प्रोस्परस एरिया रहता है। लेकिन ब्रिटेन इतना ज्यादा उसको लूटते हैं, 1764 से जो लूटना स्टार्ट करते हैं, 1764 से जो लूटना स्टार्ट करते हैं, उसके बाद भारत शासन अधिनियम 1858 और 1909 भारत परिषद अधिनियम जो आता है, वहां तो भारत को खूब लूटा जाता है। ऐसा कुछ लोगों का मानना है कि भारत का आज़ादी मतलब भारत इंडिपेंडेंस होता है, तरह तरह का यहाँ पे मूवमेंट चलता है, इस कारण से इंडिपेंडेंस होता है। ये भी एक धारणा सही है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि अंग्रेज ब्रिटेन 1945 तक ब्रिटेन का ईस्ट इंडिया कंपनी का हालत 1945 तक इतना ज़्यादा खराब हो जाता है कि वह खुद ब खुद यहाँ से बोरिया बिस्तर लेकर के भागने के लिए उत्सुक हो जाती है। खुद ब खुद उसे यहाँ से भागने का एक तरह से खुद ब खुद वह भागती है। 1945 तक उसका स्थिति काफ़ी दयनीय हो जाता है, कंडीशन काफ़ी खराब हो जाता है, जिस कारण से उसे यहाँ से भागना पड़ता है। चलिए तो आगे हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताया था कि 1764 और 1757 पलासी का युद्ध 1757, बक्सर का युद्ध 1764, सब चीज बता दिए थे। 1764 में बक्सर का युद्ध जो होता है, वहां से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीतती है, और जीतने के बाद वह मुगल एम्पायर शाह आलम सेकंड से मांग लेती है दीवानी राइट, और इस दीवानी राइट का यूज करती है और बंगाल को खूब ज्यादा लूटती है। जब इस तरह का मामला देखते हैं ब्रिटेन के पार्लियामेंट, बोलते हैं कि भाई तुमको तो हम यहाँ से मोनोपॉलिसी दिए कि जाओ तुम जाकर के भारत में व्यापार करो, लेकिन तुम वहाँ जाते हो तो जाकर के खूब लूटते हो, खूब ज़्यादा रुपया पैसा कमाते हो, लेकिन हमको देते हो जीरो। इसलिए ब्रिटेन की पार्लियामेंट क्या करती है कि उसके ऊपर एक्ट लाना स्टार्ट करती है। सबसे पहला एक्ट आता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। क्यों रेगुलेटिंग एक्ट आता है? तो ऐसा माना जाता है कि कंपनी काफी ज्यादा कुशासन और भ्रष्टाचार करने लगती है। इस कुशासन और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ब्रिटेन की पार्लियामेंट उसके ऊपर एक्ट लाना स्टार्ट करती है। तो सबसे पहला एक्ट आता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट
इसका हिंदी में और इंग्लिश में दोनों नाम सेम है, रेगुलेटिंग एक्ट ही कहा जाता है। रेगुलेटिंग एक्ट क्यों आता है? तो रेगुलेटिंग एक्ट किसके द्वारा लाया जाता है? सबसे पहला चीज की रेगुलेटिंग एक्ट आता है, रेगुलेटिंग एक्ट ब्रिटेन, उस समय ब्रिटिश की प्रधानमंत्री रहते हैं लॉर्ड नॉर्थ के द्वारा गोपनीय समिति की रिपोर्ट पर 1773 में ब्रिटिश संसद द्वारा यह पारित होता है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कुशासन और जो करप्शन वाला माहौल क्रिएट करके रखती है, उस माहौल को खत्म करने के लिए इसको लाया जाता है। इसमें ये चीज होता है। पहला चीज क्या है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो करप्शन होता है, जो करप्शन मतलब जो भ्रष्टाचार और जो कुशासन बना हुआ रहता है, उसको रोकने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया लाती है इस एक्ट को। पहला चीज। दूसरा चीज इसमें क्या होता है, तो इसमें मद्रास एवं बंबई प्रेसिडेंसियों को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। कलकत्ता प्रेसिडेंसी के प्रमुख को गवर्नर की जगह गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। दूसरा चीज क्या हुआ, दूसरा चीज इसमें होता है कि मद्रास एवं बंबई के प्रेसिडेंसी को, किसके प्रेसिडेंसी को काफी इंपॉर्टेंट है, मद्रास एवं बंबई, उस समय इसे बंबई कहा जाता था, तत्कालीन में बंबई को मुंबई कहा जाता था। मद्रास एवं बंबई को, बंबई प्रेसिडेंसी को, मद्रास एवं बंबई प्रेसिडेंसी को कलकत्ता के अधीन कर दिया जाता है। पहला दूसरा चीज कंप्लीट। तीसरा चीज इसमें क्या होता है कि कलकत्ता के जो गवर्नर जनरल रहते हैं, कलकत्ता के जो प्रमुख रहते हैं, कलकत्ता के जो प्रेसिडेंसी के प्रमुख रहते हैं, उनको गवर्नर की जगह गवर्नर जनरल कहा जाने लगता है। गवर्नर की जगह क्या कहा जाता है, तो गवर्नर की जगह उनको गवर्नर जनरल कहा जाता है। तीसरा चीज कंप्लीट हो गया। चौथा चीज है गवर्नर जनरल और उनकी परिषद इंग्लैंड स्थित निदेशक बोर्ड के प्रति उत्तरदायी थी। इसका मतलब हुआ कि अब कोई भी काम ये गवर्नर जनरल करेंगे तो इनको इसका जवाब देना होगा, किसको, ब्रिटिश की पार्लियामेंट को। और ब्रिटिश की पार्लियामेंट जो भी चीज बोलेगी, इनको उस चीज का पालन करना होगा। तो चौथा चीज है कि गवर्नर जनरल आंसरेबल रहता है। किसके लिए आंसरेबल रहता है, तो इसे जवाब देना होता है ब्रिटेन की पार्लियामेंट को। यह कोई भी काम करता है तो उसको जवाब देता है, और काम ये अपने मन से नहीं करता है। ब्रिटेन की पार्लियामेंट जो इसको बोलती है वही काम इसे करना रहता है। चार चीज कंप्लीट हो गया। पांचवा चीज है कि 1774 में 1774 में यहाँ पे कलकत्ता में एक कोर्ट की स्थापना होती है, उच्चतम न्यायालय का गठन होता है 1774 में। 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की जाती है। उच्चतम न्यायालय की स्थापना की जाती है कलकत्ता में। इसमें 4 सदस्यीय उच्चतम न्यायालय गठित किया गया। मतलब इसमें उच्चतम न्यायालय जो 1774 में बनाया गया, इसमें 4 सदस्य रहते हैं। कितने सदस्य रहते हैं, 4 सदस्य रहते हैं। ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है कि बंगाल प्रेसिडेंसी का प्रथम जो गवर्नर जनरल था उसका नाम था वारेन हेस्टिंग, तथा उसके परिषद में 4 सदस्य थे। मतलब कि इसका जो काउंसिल था वारेन हेस्टिंग्स का, इसके काउंसिल में 4 सदस्य थे। क्या क्या नाम था उनका, तो पहला का नाम था बारवेल, दूसरा का नाम था क्लेवेरिंग, और तीसरा का नाम था फिलिप फ्रांसिस, चौथा का नाम था मानसल। क्या क्या नाम बताएं, पहला का नाम बताएं बारवेल, दूसरा का क्लेवरिंग, तीसरा का फिलिप फ्रांसिस, चौथा का मानसल। ये 4 रहते हैं। कौन रहते हैं 4, तो गवर्नर जनरल का जो काउंसिल रहता है, उस काउंसिल में 4 सदस्य रहते हैं। उन्हीं चारों का नाम मैं आपको बताया। पहला क्वेश्चन आता है कि बंगाल के
प्रथम गवर्नर जनरल कौन बनते हैं? तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनते हैं वॉरेन हेस्टिंग्स। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट खत्म हो गया। मेन चीज याद रखना है, पहला चीज कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्यों आता है। तो 1773 का रेगुलेटिंग मींस होता क्या है, जैसे पंखा वगैरह आप लोग घर में लगा हुआ होगा, पंखा आपके घर में, तो एक देखते होंगे कि गोल सा पंखा को रेगुलेट करने वाला यंत्र होता है, गोल सा पंखा को रेगुलेट करने वाला रेगुलेटर होता है जो पंखा को रेगुलेट करता है, रेगुलेटर उसको कंट्रोल करता है। सेम यहाँ पे यही चीज होता है कि यह रेगुलेटिंग एक्ट में इसका मकसद यही रहता है कि भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो काफी अपना धौस जमा करके बैठी हुई थी बंगाल में, भारत में, उस धौस को रोकने के लिए क्या करती है, ब्रिटिश की पार्लियामेंट एक एक्ट लाती है। यहाँ से एक्ट लाना स्टार्ट करेगी, खूब सारा एक्ट लाएगी और इतना ज्यादा एक्ट ला देगी कि इसको अब यहाँ से कुछ फायदा ही नहीं होगा, जिस कारण से ये भागने के लिए मजबूर हो जाएगा। ठीक है, तो पहला चीज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर ब्रिटिश पार्लियामेंट एक्ट लाती है। क्यों लाती है? क्योंकि काफी ज्यादा ये लोग करप्शन और कुशासन फैला करके रखे रहते हैं। दूसरा चीज इसमें होता है कि मद्रास एवं बंबई प्रेसिडेंसी को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया जाता है। तीसरा चीज, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगता है और गवर्नर जनरल अब कोई भी काम करेगा तो ब्रिटेन की पार्लियामेंट के लिए उत्तरदायी होगा, मतलब ब्रिटेन की पार्लियामेंट के ऊपर निर्भर होगा, डिपेंड होगा और साथ ही साथ आंसरेबल भी होगा, मतलब ब्रिटेन की पार्लियामेंट को जवाब भी देगा कि वह कौन काम कर रहा है। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। पांचवा चीज है कि 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की जाती है। 1774 में बंगाल में उच्चतम न्यायालय की स्थापना होती है। नेक्स्ट है कि गवर्नर जनरल का जो फॉर्मेशन होता है, गवर्नर को जो गवर्नर जनरल बनाया जाता है उसमें उसके 4 सदस्य रहते हैं जिनका नाम रहता है फिलिप फ्रांसिस, दूसरा रहता है मानसल, तीसरा रहता है बारवेल, चौथा रहता है क्लेवरिंग। इस तरह से 4 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट है कि एक्ट के तहत स्थापित भारत के पहले उच्चतम न्यायालय के प्रधान सर एलिजा इम्पे थे। मतलब क्या है, मतलब कि 1774 में जो ये उच्चतम न्यायालय की स्थापना होती है, इसमें जो सबसे पहले जो इसमें न्यायाधीश बैठते हैं, सबसे पहले जो न्यायाधीश इसमें बैठते हैं, जिस न्यायाधीश की सबसे पहले इसमें नियुक्ति होती है, उनका नाम रहता है एलिजा इम्पे। क्या नाम रहता है? तो एलिजा इम्पे। ठीक है, एलिजा इम्पे नाम रहता है। तो ये कंप्लीट हो गया रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आता है। पिट्स इंडिया एक्ट में क्या है? तो पहला चीज है कि पिट्स इंडिया एक्ट ने कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक कार्यकलापों को एक दूसरे से अलग कर दिया। पहला चीज है कि इसमें क्या होता है कि कंपनी का पिट्स इंडिया एक्ट के थ्रू कंपनी का जो व्यापारिक काम रहता है उसको अलग कर दिया गया। क्या किया गया? जो ट्रेड से रिलेटेड वर्क रहता है इसको अलग कर दिया गया और जो पॉलिटिक्स रहता है, मतलब राजनीतिक से रिलेटेड जो काम रहता है, दोनों को अलग अलग कर दिया जाता है। पहले कंपनी दोनों काम करती थी, ट्रेड भी करती थी, पॉलिटिक्स भी करती थी। अब क्या किया गया कि ट्रेड अलग कर दिया गया, मतलब कि अब तुम व्यापार के लिए अलग देखो, हम पॉलिटिक्स के लिए अलग लोगों का नियुक्ति करते हैं। ब्रिटेन की पार्लियामेंट ये काम करती है 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के थ्रू। दूसरा चीज है कंपनी के वाणिज्य संबंधी विषयों को छोड़कर सभी सैनिक, असैनिक, राजस्व संबंधी मामलों को एक नियंत्रण बोर्ड के अधीन कर दिया गया। इसमें क्या किया गया? दूसरा चीज में, पहला चीज तो ये हो गया। दूसरा चीज है कि कंपनी का जो वाणिज्य संबंधी विषय रहता है, ठीक है, कंपनी का जो ट्रेड से रिलेटेड संबंध, ट्रेड से रिलेटेड वाणिज्य से, व्यापार से संबंधित जो भी काम होता है उसको छोड़ करके बाकी जो भी सैनिक हो गया, असैनिक काम हो गया, राजस्व से संबंधित कोई भी काम हो गया, 3 मामलों का देखरेख करने के लिए एक नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कर दी गई। इसको बोला गया कि सैनिक, असैनिक कार्य और राजस्व से संबंधित जो काम है उसको एक नियंत्रण बोर्ड के अधीन कर दिया गया। मतलब अब तुम लोगों का सुनवाई नियंत्रण बोर्ड करेगा।
इस अधिनियम द्वारा द्वैध शासन की शुरुआत हुई जो 1858 तक विद्यमान रहे। इसमें क्या किया गया कि द्वैध शासन शुरू हो गया। इसमें 1784 में द्वैध शासन स्टार्ट हो जाता है। इस अधिनियम के शुरू द्वैध शासन मीन्स इसमें क्या किया गया कि अब भारत को पहले एक आदमी लूट रहा था, अब दो आदमी लूटेगा। भारत को पहले सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लूटती थी, अब यहाँ पे द्वैध मीन्स दो व्यक्ति या फिर दो ग्रुप मिलकर के लूटेगा। तो द्वैध शासन स्टार्ट हो गया। जो ये कब तक चलता है? तो 1858 तक ये चलता है। 1858 तक जो भारत शासन अधिनियम आता है 1858 में, तब ये खत्म हो जाता है। तो इस तरह से यह भी खत्म हो गया। 1784 का ब्रिटिश इंडिया एक्ट, 3 चीज बताया मैं आपको, कौन कौन। इसमें क्या किया गया? ट्रेड से रिलेटेड काम को अलग कर दिया गया, पॉलिटिक्स से रिलेटेड काम को अलग कर दिया गया। दूसरा चीज कि सैनिक असैनिक वाणिज्य काम जो रहता है उसको एक नियंत्रण बोर्ड के अधीन कर दिया गया। और तीसरा चीज कि इसमें द्वैध शासन स्टार्ट हुआ जो 1858 तक चलता है। तो ये कंप्लीट हो गया 1784 का ब्रिटिश इंडिया एक्ट। नेक्स्ट आता है 1793 का चार्टर एक्ट। तीसरा 1793 का चार्टर एक्ट। 1793 का चार्टर एक्ट। पहले एक क्वेश्चन है कि टोटल कितना चार्टर था? टोटल चार्टर कितना था? तो टोटल चार्टर था कितना? 4 चार्टर था। कौन कौन सा? 1793 का चार्टर एक्ट, उसके बाद 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट और 1853 का चार्टर एक्ट। कौन कौन सा? 1793 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट और 1853 का चार्टर एक्ट। देखिए याद करने का सबसे सिंपल तरीका है, चार्टर काफी इंपॉर्टेंट है कि जो भी चार्टर आता है वह 20-20 साल के ड्यूरेशन पे आता है। जो भी चार्टर आता है वह कितने साल के ड्यूरेशन पे आता है? 20 साल। मतलब 1793 में 20 ऐड कर दीजिए, 9 2 11 के फारसी लेख 1813 में आता है। मतलब 20-20 साल के ड्यूरेशन पे यह चार्टर आता है। तो टोटल 4 चार्टर आता है, 93, 13, 33, 53। चार्टर मीन्स क्या होता है? तो चार्टर का मतलब हो गया कि इसमें अब क्या किया जाएगा कि जो लोग भारत में काम कर रहे हैं उनके मतलब उनका रुपया पैसा मतलब कि सैलरी से संबंधित इसमें चीज का व्यवस्था किया जाएगा कि उनको सैलरी कैसे बांटा जाए, उनको सैलरी कैसे दिया जाए। 1793 के चार्टर में देखते हैं 1793 के चार्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। पहला चीज है कि इन एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। पहला चीज क्या किया गया कि कंपनी का जो ट्रेड रिलेटिंग ड्यूरेशन था, भारत में व्यापार करने के लिए जो अधिकार दिया गया था, व्यापार करने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जो अधिकार दिया गया था, राइट दिया गया था, उसको इंक्रीज करके 20 ईयर कर दिया गया। मतलब 20 सालों के लिए, 20 वर्षों के लिए इसको बढ़ा दिया गया। दूसरा चीज इसमें क्या है? तो दूसरा चीज है एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधिकारियों को वेतन भारतीय कोष से मिलने लगा। जैसे इसमें क्या किया गया, पहले इधर आ जाइए 1 मिनट। 1784 में जैसे आपको हम बताएं कि भारत में द्वैध शासन स्टार्ट हो गया। अब आप पूछेंगे सर द्वैध शासन क्या होता है? तो अभी जैसे बताएं कि पहले एक आदमी मिल करके लूट रहा था, अब क्या होगा कि दो आदमी मिल करके लूटेगा। एक था बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, दूसरा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के अधीन क्या किया गया कि जो भी सैनिक असैनिक और राजस्व से संबंधित जो काम था उसको बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के अधीन कर दिया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के अधीन कर दिया गया। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बोला गया कि तुमको जो भी पॉलिटिक्स से संबंधित काम है, राजनीतिक मामला जो भी है भाई उसको तुमको देखना है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। ये काम कंप्लीट हो गया। इसी को द्वैध शासन कहा जाता है, इसी को द्वैध शासन कहा जाता है। तो ये कंप्लीट हो गया। 1793 में जो चार्टर एक्ट आया, इसमें क्या किया गया कि व्यापार करने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो अधिकार था उसको 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया, पहला काम। दूसरा काम किया गया कि एक्ट के तहत बोर्ड
बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधिकारी को वेतन भारतीय कोष से मिलने लगा। मतलब भारत का जो राजस्व था, भारत का जो राजस्व कोष था, सरकारी खजाना था, उसी खजाने से क्या किया जाने लगा, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो अधिकारी थे, सिंपल सा चीज है कि जो 2 बोर्ड बनाया गया, इसमें कुछ ना कुछ तो स्टाफ काम करेंगे ना। अब उन स्टाफ को वेतन सैलरी कहां से दिया जाएगा, तो यही तय किया गया 1793 के चार्टर में। क्या तय किया गया कि भारत के राजस्व कोष से, भारत के सरकारी खजाने से इन अधिकारियों को पैसा रुपया दिया जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि चार्टर मीन्स क्या होता है, इसमें यह तय किया जाएगा, इसमें 1793 के चार्टर में तय किया जाएगा कि स्टाफ को सैलरी कहां से मिलेगा। तो ये तय कर दिया गया, सैलरी कहां से मिलेगा, सरकारी खजाने से मिलेगा। ये भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आते हैं 1813 का चार्टर एक्ट। देखिए एक चीज याद रखिएगा, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। कौन सा क्वेश्चन है, पूछेगा क्वेश्चन कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का शुरुआत कब किया गया, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट। नाम काफी अच्छा है, पिट्स मींस पीटना, मतलब सीरियसली नहीं, पिट्स से पहले भारत को अकेले पीट रहा था कंपनी, अकेले लूट रहा था कंपनी। अब ये दोनों मिल करके लूटेगा, इतना ज्यादा लूटेगा कि हालत तो बहुत पस्त था भाई पहले से ही, लेकिन अब और हालत पस्त होने वाला है। काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 का 1813 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट। पहला चीज इसमें है कि इस एक्ट के अंतर्गत कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, किंतु चीन से व्यापार और चाय के व्यापार का एकाधिकार बना रहा। मतलब इसमें क्या किया गया, 1813 के एक्ट के थ्रू कंपनी का जो भारत के साथ व्यापार का एकाधिकार था, मतलब जो कंपनी आई थी भारत में तो महारानी से बोली थी, महारानी हमको मोनोपॉलिसी दे दीजिए। मोनोपॉलिसी में सिर्फ हम ही जाए यहाँ से, मतलब एकाधिकार में समझिएगा, मोनोपॉलिसी में सिर्फ हम ही सिर्फ ब्रिटेन से, इंग्लैंड से सिर्फ और सिर्फ हम ही जाकर के भारत में व्यापार करें, इसी को एकाधिकार कहा जाता है। सपोज कीजिए, मान लीजिए आपके घर में आपके पिताजी बोले कि बउआ तुम ही को सिर्फ और सिर्फ घर से बाहर जाने का अनुमति है, सिर्फ तुम ही को अधिकार है कि घर से तुम बाहर जाओ और कोई घर से बाहर नहीं जाएगा, तो उसको एकाधिकार कहा जाता है। एकाधिकार मींस मोनोपॉलिसी बोला जाएगा, सिर्फ और सिर्फ आप ही के पास ये राइट्स है कि आप घर से बाहर जा सकते हैं, कोई काम कर सकते हैं, किसी मामले में बोल सकते हैं। तो यहाँ पे मामला वगैरह नहीं, यहाँ पे था कि मोनोपॉलिसी दिया गया था कंपनी को, जो एकाधिकार दिया गया था कि जाओ भाई तुम ही जाकर के सिर्फ भारत में व्यापार करो और यहाँ से कोई नहीं जाएगा, उसको मोनोपॉलिसी कहा जाता है। और ये मोनोपॉलिसी को 1813 के चार्टर एक्ट ला करके और ब्रिटेन की पार्लियामेंट इसको कर देती है खत्म, कि बहुत लूट रहे थे भाई, अब लूटो, देखते हैं कैसे तुम लूटते हो। ब्रिटेन की पार्लियामेंट हम लोगों के लिए, मतलब ऐसा नहीं समझिएगा कि ब्रिटेन की पार्लियामेंट हम लोगों के लिए बहुत सोचती नहीं थी, ये लूटने का कारागार किया गया कि तुम बहुत करप्शन फैला कर लूट रहे थे, बहुत कंपनी का नाम, स्टाफ, तुम्हारा स्टाफ लोग जो था कंपनी का नाम लेकर के किसी से मान लीजिए दूध, कंपनी के लिए चाय बनाने के लिए, चाय बनाने के लिए दूध मांगे गए थे, जाकर के अपने घर में पीने के लिए भी दूध की जरूरत है, तो बोला कि भाई कंपनी के लिए चाय बनाना है, चलो दूध दे दो। इस तरह से मामला लेकर के खूब कंपनी का नाम लेकर खूब लूटता था, जिस कारण से ये काम किया गया। लेकिन इसमें एक और चीज क्या किया गया कि चीन के साथ जो व्यापार था और चाय का व्यापार था, भारत में जो चाय का व्यापार करती थी कंपनी, भारत में चाय का व्यापार कंपनी जो कर रही थी, इसको नहीं छोड़ा गया, ये मतलब इसको नहीं हटाया गया। बोला ठीक है तुम चाय का व्यापार तुम ही सिर्फ करोगे और ब्रिटेन से कोई नहीं जाएगा करने के लिए। और चीन के साथ कंपनी जो व्यापार कर रही थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी चीन के साथ जो व्यापार कर रही थी, इस व्यापार को भी छोड़ दिया गया, यहाँ से मोनोपॉलिसी नहीं हटाया गया। ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आता है, इस एक्ट के तहत 1 लाख रुपए प्रति वर्ष विद्वान भारतीयों के प्रोत्साहन तथा साहित्य के सुधार तथा पुनर्स्थापना के लिए रखा गया। इसमें क्या किया गया 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा कि 1 लाख रुपया प्रति वर्ष विद्वान भारतीयों के प्रोत्साहन तथा साहित्य के सुधार के लिए रखा गया। मतलब कंपनी अब क्या करेगी, पर साल 1 रुपया खर्चा करेगी, 1 लाख पर ईयर 1 लाख रुपीज
कंपनी खर्च करेगी किसके लिए, तो लोगों को पढ़ाई लिखाई से संबंधित मामला और जो विद्वान स्कॉलर व्यक्ति है उसको रिवॉर्ड देने के लिए 1 लाख रुपया हर एक साल खर्चा होगा जो विद्वान यहाँ पर होगा उसको रिवॉर्ड देने के लिए और पढ़ाई लिखाई से संबंधित मामलों के लिए। कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है ईस्ट इंडिया कंपनी को अगले 20 वर्ष के लिए भारतीय प्रदेशों तथा राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार प्रदान किया गया। इसमें क्या किया जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी को अगले 20 वर्ष के लिए भारतीय प्रदेश तथा राजस्व का पर नियंत्रण का अधिकार दिया गया कि अब तुम क्या कर सकते हो भाई कि तुमको तो हम मोनोपॉलिसी हटा दिए, लेकिन तुम क्या कर सकते हो कि भारतीय जो प्रदेश है भारतीय प्रदेश पर नियंत्रण रख सकते हो, भारतीय प्रदेश का देखरेख कर सकते हो और राजस्व पर नियंत्रण रख सकते हो। मतलब भारत का जो भी क्षेत्र है उस पे आप क्या कर सकते हैं, उसका निगरानी रख सकते हैं और निगरानी के साथ साथ जो राजस्व है उस राजस्व वसूला रहा है, जो टैक्स वसूला रहा है उस टैक्स पर आप नियंत्रण अपना कंट्रोल भी रख सकते हैं। मतलब आप ही के देखरेख में रुपया पैसा यहाँ से खर्चा होगा। तो इस तरह से 1813 का चार्टर एक्ट कंप्लीट हो गया। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। इसमें क्या था, तो मोनोपॉलिसी को समाप्त कर दिया गया, एकाधिकार जो कंपनी को मिला हुआ था ब्रिटेन की पार्लियामेंट के द्वारा उसको खत्म कर दिया गया। दूसरा चीज लेकिन इसमें क्या किया गया कि भारत के साथ जो कंपनी चाय का व्यापार कर रही थी उसमें बोला गया कि ठीक है भाई तुम चाय का व्यापार करो, तुमको इसमें हम रोक टोक नहीं करने वाले हैं। लेकिन और चीन का व्यापार जो था, चीन के साथ जो कंपनी व्यापार कर रही थी उसको भी नहीं रोका गया। तीसरा चीज कि 1 लाख रुपया हर एक साल खर्चा होगा। किसके लिए खर्चा होगा, तो भारत के जो स्कॉलर है विद्वान लोग हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए, उनको रिवॉर्ड देने के लिए ये खर्चा होगा और साथ ही साथ भारत में पढ़ाई लिखाई से संबंधित मामला के लिए, मतलब सभी लोगों को एजुकेशन की ओर लाया जाए, इसके लिए भी 1 लाख रुपया, मतलब इसी 1 लाख रुपया में ये सब काम होगा। चौथा चीज है कि भारत का जो क्षेत्र था भारतीय क्षेत्र, उस पे कंपनी को बोला गया कि तुम 20 साल तक इस पे अब क्या कर सकते हो, भारतीय प्रदेशों के ऊपर निगरानी रख सकते हो, टैक्स वसूल सकते हो और उसका नियंत्रण कर सकते हो। तो इस तरह से 1813 का जो चार्टर एक्ट था वो हो गया कंप्लीट। और आज का क्लास करते हैं यहीं पे खत्म। तो अगर क्लास आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों के बीच जम के शेयर कीजिए एकदम। दोस्तों क्लास अगर आपको वाकई में लग रहा है कि आप सीख रहे हैं तो दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।